नमस्कार बच्चों। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। वेरी गुड, वेल डन। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैग्नेटोस्टेट भी अब ऑलमोस्ट डन है। 52 नंबर लेक्चर आज हमारा है और प्रोबेबली 55 लेक्चर होंगे, मतलब आज के बाद 3 लेक्चर और होंगे। इतने में हमारा हो जाएगा, बिकॉज मैंने सोचा था पहले कि ये मैं 60 लेक्चर्स लूँगा, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है आज हम लोग जैसे कम से कम 1-1.5 घंटे क्लास लेने वाले हैं, तो 1-1.5 घंटे में 2 क्लास का हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्लासेस रिड्यूस हो जाएगी इससे। अगर हम लोग लंबे लंबी क्लास लेते हैं तो नंबर ऑफ क्लासेस जो है हमारी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो सकती है, और ऐसा ही हम करने वाले हैं। ठीक है, आज जैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम है तो मैं आज आपकी लंबी क्लास लूँगा, आधे घंटे की क्लास नहीं लूँगा। इसलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक वैसा ही होता है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मूवमेंट होता है। आप लोगों ने डाइपोल मूवमेंट तो पढ़ा होगा, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो सारे फॉर्मूले वैसे के वैसे ही होते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इलेक्ट्रोस्टेट में जैसे फॉर्मूले वर्क करते हैं, ठीक वही सेम फॉर्मूले मैग्नेटोस्टेट में भी वर्क करते हैं। ठीक है ना? दोनों में ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। वहां पर दो पोल होते हैं। डाईपोल का मतलब क्या होता है? दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। इसी से मिलकर डाईपोल बनता है। ठीक यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से यहाँ पर दो तरह की एक तरह से दो तरह का डाईपोल स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है ना? इस तरह के पोल को मैग्नेटिक पोल बोलते हैं। तो उसी से डिफाइन होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक मूवमेंट। तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक वही कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक मूवमेंट का है। ठीक है? तो बस ये कि मेरा लैपटॉप सपोर्ट कर जाए ना तो फिर 1 घंटे क्लास हो जाए, वरना क्या एक्चुअली ये लैपटॉप जो है ना वो सपोर्ट करता नहीं है। आधे आधे घंटे क्लास तो अच्छे से ले लेता है, उसके बाद फिर दिक्कत देना शुरू करता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ अगर ज़्यादा दिक्कत आए तो हम वापस से कोई आधे घंटे वाली क्लास ले लेंगे, 2 क्लास में तोड़ देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? सो एनी करंट कैरिंग लूप, एनी करंट कैरिंग एनी करंट कैरिंग लूप। देखो वहां पर डाइपोल मोमेंट में चार्जेस का रोल ज़्यादा था। चार्ज का रोल ज़्यादा था, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो चार्ज स्ट्रक्चर है उसकी वजह से था। ठीक है ना? यहाँ पर चार्ज की जगह क्या है? करंट है, सिंपल है। तो एनी करंट कैरिंग लूप इज कॉल्ड डाइपोल, इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल, है ना? इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो जितने भी करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट फ्लो होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है चार्जेस की वजह से। बिकॉज इट बिकॉज ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, उसका कारण भी लिख देते हैं ना। बिकॉज बिकॉज दे आर resembles because they are resembles because they are resembles bar magnet in sense that bar magnet in sense that in sense that
लाइक बार मैग्नेट, लाइक बार मैग्नेट, मतलब कहने का ये है कि जो भी मैग्नेटिक डाइपोल जैसे कोई भी करंट कैरिंग लूप है, उसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि वो क्या है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करे। क्या करे वो? एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करे, क्योंकि बार मैग्नेट जो होती है ना, उसमें भी एक करंट स्ट्रक्चर फ्लो होता है। समझाऊंगा मैं कैसे होता है, ठीक है ना। तो बार मैग्नेट की तरह अगर मानते हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। करंट कैरिंग लूप इज ऑल्सो अ सोर्स, करंट कैरिंग loop is also a source, is also a source, as well as sink, as well as sink, दोनों इसी में होते हैं ना, सोर्स भी होता है सिंक भी होता है, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के पास ना तो कोई सोर्स होता है ना कोई सिंक होता है, बट आज हम जब ये पढ़ेंगे डाइपोल, तो इसमें सोर्स और सिंक की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हम बार मैग्नेट की तरह मान रहे हैं। एक्चुअली जो बार मैग्नेट होता है ना, ये एक तरह से डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो तरह के पोल होते हैं बेटा, ठीक है ना। दो तरह के पोल होते हैं। अब यहाँ पे इसके बीच में से एक लाइन निकलती है, ये मैग्नेटिक लाइन कहलाती है, और इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल से साउथ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। तो यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं, दिस इज द साउथ पोल हैविंग द मास माइनस, सॉरी, हैविंग द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ माइनस एम, और यहाँ पर इसको प्लस एम बोल सकते हैं, और या इसे नॉर्थ पोल बोलते हैं बेटा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है ना माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, तो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ये मानते हैं कि माइनस एम से प्लस एम की तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जाती है मैग्नेट के अंदर। अगर यही लाइंस मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ ड्रॉ करूँ मान लो, सो ये बाहर की तरफ ड्रॉ ऐसे होती है, सो दिस इज द ड्रॉ फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये लाइन ऐसे ही फ्लो होती है, ऐसे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो डायरेक्शन तो ऐसे ही रहेगा ना जैसा जा रहा है, और डायरेक्शन ऐसा रहेगा। और अगर बाहर की तरफ मैं बनाऊं लाइंस, मैग्नेट के बाहर अगर इस लाइन को मैं थोड़ा ड्रॉ करता हूँ, सो मैं वर्चुअली लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसा। तो बाहर अगर देखा जाए ना, तो ये ऐसी फ्लो होती है, यूं करके यूं ऐसे जा रही है ना। तो बाहर तो ये एन से एस की तरफ जा रही है, पर अगर अंदर देखा जाए तो वैसे ही जाती है जैसे कि डाइपोल बनता है। मैं आपको एक बार रफली डाइपोल दिखाता हूँ, आप शायद भूल गए होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में यहाँ माइनस क्यू चार्ज होता है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज होता है, ठीक है। और डाइपोल का डायरेक्शन जो होता है, डाइपोल मोमेंट, वो इधर से इधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो ठीक वैसा ही डिजाइन किया है मैंने मैग्नेटिक पोल को। देखो, मैग्नेटिक पोल एक तरह से डाइपोल ही है, ऐसा कोई खास अंतर है नहीं दोनों में, ठीक है ना। तो फॉर्मूले भी लगभग सेम बनेंगे। सो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला बनेगा बड़ा आसानी से बन जाएगा वो। मैग्नेटिक मूवमेंट जस्ट लाइक डाइपोल मूवमेंट, म्यू इज इक्वल टू, आप लोग डाइपोल मूवमेंट क्या लिखते हो बच्चों? आप लोग लिखते हो ना कि चार्ज है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू। ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है एम, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एम। फिर आप क्या लिखते हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2L है। तो वही फॉर्मूला यहाँ डिजाइन हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, 2 मल्टीप्लाई विद द L, सिंपल, ठीक है ना। और इसका अगर करंट, ये तो खैर मैग्नेट की फॉर्म में हो गया, जिसके पास मैग्नेट है, जिसके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। बच्चों, अगर मान लो करंट कैरिंग लूप है, सपोज हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है, और उस करंट कैरिंग लूप का आपको क्या निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो समझना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर एक करंट कैरिंग लूप क्रिएट करता हूँ,
क्योंकि ये भी तो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है करंट कैरिंग लूप, मैंने ऊपर बताया भी तो है आपको। तो अब देखो ये करंट कैरिंग लूप ही बन रहा है एक तरह से। देखो ये मैग्नेट जो है ना, बार मैग्नेट, ये देखो ये जा रहा है करंट एक लूप की तरह फ्लो हो रहा है ना, सामने देखो आप, एक लूप टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। इसीलिए बार मैग्नेट को एक करंट कैरिंग लूप बोल देते हैं, या किसी करंट कैरिंग लूप को हम बार मैग्नेट्स की तरह मान लेते हैं। तो इसका डाइपोल मोमेंट तो ऊपर की तरफ जाएगा, और इसका करंट मान लेते हैं इधर है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर के लिए डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला बनता है वो डिजाइन ऐसे होता है। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो जो काम चार्ज करता है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्लेस किया जा सकता है मैग्नेटिक मोमेंट से, पर वो तब जब चार्ज वाला काम कौन करे, करंट। मैंने आपको पहले भी कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम चार्ज करता है मैग्नेटिक फील्ड में वही करंट करता है। और जो डिस्टेंस है उसको रिप्लेस कर दो एरिया से, तो जो काम डिस्टेंस करती है वो काम एरिया करता है, जो काम डिस्टेंस करती है वो काम एरिया करता है। तो इसी से डिजाइन होगा हमारे पास फॉर्मूला, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट मल्टी इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई विद द एरिया। याद रह जाएगा, सिंपल। और एरिया का डायरेक्शन भी तो ऐसे ही निकालते हैं। जैसे मान लो ये एरिया है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। ठीक उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। सो टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट, और सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट, कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, कर्ल द फिंगर, कर्ल मतलब मोड़ना होता है, कर्ल द फिंगर्स of right hand in direction of current, in direction of current flowing in the loop, flowing in the loop। समझ में आ गया अब करने क्या वाले हम लोग, है ना। The thumb give us direction of magnetic moment, the thumb give us the direction of मैग्नेटिक मूवमेंट। समझ में आएगी बात, सिंपल है ना। जरा घुमा के देखो एक बार, जैसे आप ऐसे घुमाओगे, जैसे आप ऐसे घुमाओगे, डायग्राम देखो, डायग्राम डायग्राम में करंट ऐसे घूम रही है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरा जो थंब है वो ऊपर जा रहा है, तो वही मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। चलो कुछ सवाल करके देखते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट के ऊपर आधारित है। लिखो, अ नॉन कंडक्टिंग थिन डिस्क, अ नॉन कंडक्टिंग
thin disk of radius capital R change over one side. Charge over one side. Change नहीं है, sorry. Charge over one side. Charge over one side with surface charge density sigma. With surface charge density sigma rotates about its axis, मतलब खुद की एक्सिस, rotates about its axis with an angular velocity with an angular velocity omega. Find its magnetic moment and field. Find its magnetic moment चलो करके देखते हैं. देखो बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, समझना ध्यान से, और उसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हमको निकालना है. एक डिस्क है, सवाल जो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ. डिस्क बेटा पूरी भरी होती है, कंप्लीट, है ना. इसके अंदर टोटल चार्ज भरा होता है. अब डिस्क क्या होता है वो मैं आपको बाबा जी समझाऊंगा, हम लोग डिस्क समझ रही है. ये पूरी चार्ज से भरी हुई है, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. अब ये जब डिस्क घूम रही है, शंकर जी का, सॉरी, कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र घूमता है ना, वैसे घूम रही है, और इसकी खुद की एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रही है, तो इसके चार्जेस भी घूम रहे हैं. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके चार्जेस घूम रहे हैं तो बेटा वो करंट फ्लो कर रहे होंगे. सिंपल सी बात है. और अगर वो करंट फ्लो कर रहे हैं तो पर्टिकुलर चार्जेस की वजह से पर्टिकुलर करंट फ्लो हो रही होगी. तो बच्चों ये चार्जेस तो कॉन्टिन्यूस रूप में है, क्योंकि इनके पास में क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है. हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का एक बड़ा आसान फॉर्मूला होता है, आई मल्टीप्लाई विद द ए. क्योंकि मैग्नेट तो है नहीं, करंट है. मैग्नेट होती तो मैग्नेट वाला लगाते फॉर्मूला, बट यहाँ तो करंट है, इसलिए करंट वाला लगाएंगे. करंट कहाँ से आई है, क्योंकि आपके चार्जेस घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसलिए करंट अपने आप आएगी. ठीक है, चलिए. तो बेटा इतने सारे चार्जेस की ये करस्पॉन्डिंग इतनी बड़ी करंट एक साथ नहीं दे सकते, तो हम छोटा मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, जिसके लिए एक छोटी करंट यूज करेंगे. छोटी करंट के लिए करंट बराबर होता है चार्ज का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, उसी को करंट कहा जाता है मल्टीप्लाई विद द एरिया. अगर आपको याद हो तो हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं करंट निकालने के लिए, जिसमें हम लोग लिखते हैं टोटल चार्ज, जो भी आपका निकालना है, जिसके करस्पॉन्डिंग करंट निकालनी है, वो टोटल चार्ज अपॉन उसके करस्पॉन्डिंग टोटल टाइम. थोड़ा बहुत भी अगर याद आ रहा हो फॉर्मूला, चार्ज बराबर करंट, सॉरी, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम होता है. तो देखो सारे चार्जेस घूम रहे हैं, बट प्रत्येक चार्ज अपना एक पूरा चक्कर कैपिटल टी टाइम में पूरा करता है. ये बात तो आपको पता है ना, कि प्रत्येक चार्ज जो है वो अपना चक्कर कैपिटल टी टाइम में पूरा करता है. तो डी क्यू चार्जेस भी एक पूरा चक्कर करने में कितना टाइम लेंगे, टी टाइम लेंगे. ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, अब उसने खुद ने एक चीज बोली है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसने क्या बोला है, रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. उसने ओमेगा का जिक्र किया है.
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ना, वो होता है 2 पाई अपॉन टी, मतलब टाइम पीरियड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वो होता है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दूँ तो यहाँ से हमको टी मिल जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। और इस टी का वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि उसने जिक्र किया है बेटा ओमेगा का, इसलिए हमें अपने मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले में ओमेगा इंक्लूड करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो कोई बात नहीं, कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 2 पाई ओमेगा, जंप करके ऊपर पहुंच जाएगा ये लो, और ये हो जाएगा ए। सिंपल सी बात है। अब हम सब चार्जेस का एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसने एक जिक्र और किया है सिग्मा का, तो हमें अपने इस डेरिवेशन में सिग्मा को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। सिग्मा इंक्लूड करना तो अब आपको आता होगा कैसे करते हैं, इतनी बार कर लिया, इसलिए स्लाइड्स काट लो एक। तो मैं इस पूरे एरिया में से एक छोटी सी रिंग काट लेता हूँ। रिंग के पास सरफेस तो होता नहीं है, तो इसको एक मोटाई दे दें तो ये सरफेस बन जाएगा। तो मान लेते हैं कि सेंटर से एक्स रेडियस की एक मैंने रिंग काट ली, और इस रिंग को एक हल्की सी मोटाई दी ताकि इसको एरिया मिल जाए। तो इसकी जो विड्थ है वो मान लेता हूँ मैं डी एक्स है, इसकी जो विड्थ है वो मान लेता हूँ मैं डी एक्स है। तो इसको एक मोटाई मिल गई, बहुत सिंपल। तो यहाँ से हम ये मान सकते हैं कि जो डी क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा, और इसका एरिया, एरिया मतलब 2 पाई एक्स डी एक्स। ये तो निकालना आता होगा अब आपको, कैसे निकालते हैं, क्योंकि एरिया बराबर पाई एक्स स्क्वायर होता है। तो हम लोग पूरा, अगर ये पूरा लेते हैं, ये कंप्लीट रिंग का लेते हैं, तो 2 पाई एक्स स्क्वायर होता है, बट कंप्लीट रिंग का तो ले नहीं रहे, इसलिए डी ए लेना पड़ेगा। डी ए का मतलब ये होता है बेटा कि छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, तो 2 पाई एक्स डी एक्स हमको लेना पड़ेगा। बस हो गया काम तुम्हारा। तो डी क्यू पुट कर दो, डी क्यू पुट कर दोगे तो जैसे मैं यहाँ डी क्यू पुट कर दूंगा, थोड़ा मैं स्लाइड चेंज कर ले रहा, बस ये डी क्यू यहाँ पुट करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी म्यू इज इक्वल टू, और हम लोग एक काम करें, ये और कर दें इंटीग्रेट, तो ये और काम हो जाएगा, और डी एक्स वेरी करेगा 0 से लेकर आर तक, क्योंकि कंप्लीट डिस्कवर करनी है। तो डी क्यू वैल्यू 2 पाई एक्स और डी एक्स अपॉन नीचे 2 पाई था ही सही ऑलरेडी, और यहाँ पे हम लोगों ने पहले ओमेगा लिखा हुआ था, और एरिया भी तो लिखा हुआ है, तो एरिया हमको पूरा लेना पड़ेगा। तो पाई एक्स स्क्वायर ले लेते हैं पूरा एरिया जो भी उसका है, रिंग का, जो हम लोगों ने रिंग लिया ना उसका। तो ये 2 पाई से 2 पाई गया, ये एक्स क्यूब आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये लूँ तो सिग्मा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, और ये 0 से लेके आर तक जाएगा। साथ में ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स। छोटा सा इसको काट लो। अब तो खैर आपको आता है, ये जो कंप्लीट म्यू अगर निकालना है तो मेरे पास कितना हो जाएगा, सिग्मा ओमेगा पाई, आर का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, सो R4/4। सो अगर मैं सिग्मा का वैल्यू पुट करना चाहूँ तो सिग्मा का वैल्यू आप चाहो तो बाद में पुट कर देना, वरना सिग्मा की टर्म्स में आंसर दे रखा है। तो अगर सिग्मा की टर्म्स में आपने, उसमें सिग्मा दे रखा है ना आपको, तो सिग्मा की टर्म्स में लिख दो। लिखना चाहो तो बात की बात है, क्यू अपॉन समथिंग जो भी उसका एरिया है वो लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर, पर सिग्मा की टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, तो छोटे से चार्ज छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये तो खैर एक पहला आंसर है आपका जो उसने कहा था निकालने के लिए। दूसरा उसने डीबी बोला है, तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड छोटा सा करंट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है किसी भी रिंग डिस्क की वजह से। तो रिंग की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर होता है, तो म्यू नॉट डी आई अपॉन डी एक्स लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं रिंग का कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर जो उसका रेडियस है। अब रेडियस तो यहाँ पे रिंग का एक्स है, और करंट कितनी है उसके अंदर, डी आई है। अरे ये जो स्लाइड्स काटी है आपने ऑरेंज कलर की, ये ऑरेंज कलर की स्लाइड्स है तो रिंग ना,
ये ऑरेंज कलर की स्लाइड रिंग है, तो रिंग का कितना होता है, म्यू नॉट डी आई अपॉन 2x, सिंपल। तो वही सेम स्ट्रक्चर फॉलो करो, डी आई का वैल्यू पुट कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन 2x तो ठीक है, और डी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी आई का वैल्यू मैं साइड में आपको बता दे रहा, डी आई का वैल्यू होता है जो भी अभी आपने निकाला था, चार्ज अपॉन टाइम। अरे ये तो लिखा था आपने, भूल गए क्या? और चार्ज को आप लोगों ने क्या लिखा था, सिग्मा 2 पाई एक्स टी एक्स, याद करो। और टी को क्या लिखा था आपने, 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आ गई बात, सिंपल है। तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो बी आ जाएगा, तो म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा/2, और जीरो से लेके आर तक इंटीग्रेट कर दो, अरे आगे बात समझ में, सिंपल। तो ये आपके दोनों तरह के आंसर मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। तो ऐसे ही मैग्नेटिक मूवमेंट के ना और थोड़े से सवाल हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये दूसरा आंसर लिखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, अ चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली distributed over the volume of uniform over the volume of uniform ball of mass m। यूनिफॉर्म बॉल का मतलब है उसके मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बॉल ऑफ मास m and radius capital R, and radius capital R, which rotate with an angular velocity which rotates with an angular velocity omega about the axis passing through the axis passing through its center, passing through its center, find its magnetic moment। देखो सेम क्वेश्चन है, बस पहले आपका सरफेस था, अब वॉल्यूम है, क्योंकि बॉल लिखा हुआ है ना, बॉल तो स्फेरिकल होती है, स्फेरिकल में तो वॉल्यूम होता है ना, तो ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सेम क्वेश्चन है, सेम, फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड इट्स मैग्नेटिक, देखो कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है। पहले आपने क्या बनाई थी, डिस्क, अब क्या बनाओगे, बॉल।
बाकी बॉल को भी उसने उसकी खुद की एक्सिस के रेस्पेक्ट में घुमा रखा है, तो चार्जेस घूमेंगे तो ऑब्वियस सी बात है करंट तो आएगी, और करंट आएगी तो बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। तो वही करेंगे सेम जो वहाँ किया था, स्लाइस काट की वहाँ पर भी, यहाँ पर भी स्लाइस काट लेंगे। स्फेरिकल सिस्टम में एक वॉल्यूम स्लाइस कटेगी और कुछ नहीं है, और वॉल्यूम स्लाइस कटेगी तो ऑब्वियस सी बात है सेंटर से मान लो स्लाइस में थीटा एंगल पर काटी है। अब स्लाइस काटनी तो आपको आती है यार बच्चों, देखो तो स्लाइस के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, रो डी टू हो जाएगा, और डी टू आपको आता ही है क्या होता है स्फेरिकल लिमिट में, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। अब ये तो मत पूछना कि बच्चा ये कैसे आता है, ये सब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर बहुत काम किया हुआ है, स्लाइस काटने वाला। तो सेम स्ट्रक्चर है, इसमें कोई नयापन नहीं है सवाल में, जो पहले था वही है, वही डी म्यू निकालेंगे। तो डी म्यू कितना हो जाएगा, छोटी सी करंट मल्टीप्लाई विद द एरिया, ठीक है। आपकी जो करंट है वही कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम मल्टीप्लाई विद द एरिया। यहाँ से म्यू निकालेंगे तो चार्ज के पास तीन तरह का स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, है ना। आर वेरी करेगा जीरो से लेके आर, थीटा वेरी करेगा जीरो से लेके पाई, और फाई वेरी करेगा जीरो से लेके टू पाई। डी क्यू के वैल्यू में क्या रखना है आपको, रो मल्टीप्लाई विद द आर स्क्वायर साइन थीटा टी आर डी थीटा डी फाइव अपॉन टी का वैल्यू वही टू पाई बाई ओमेगा, सो टू पाई बाई ओमेगा मल्टीप्लाई विद द एरिया। बच्चों अब एरिया क्या होगा ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो ये स्फेरिकल सिस्टम है, और हमने जो स्फेरिकल सिस्टम में एरिया काटा है वो सरफेस पर काटा है। सरफेस पर कटने वाला एरिया ये होगा, जरा मैं आपको समझ दे, मान लो ये चार्ज है, ये घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा चार्ज, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है ना, तो ये चार्ज ऐसे घूमेगा। तो जब ये चार्ज घूमेगा तो बेटा ये जब चार्ज घूम रहा है तो इस सर्किल जिसमें वो घूम रहा है उसका रेडियस कितना है, आर साइन थीटा। दिख रहा है डायग्राम में, ये आर है, ये क्या है आपके पास में आर है, और ये क्या हो गया फिर आर साइन थीटा। तो जो चार्ज घूम रहा है अपनी खुद की एक्सिस के रेस्पेक्ट में, वो किस एरिया में घूम रहा है बच्चों, वो घूम रहा है पाई आर स्क्वायर। जो एरिया होता है ना सर्किल का, वो क्या होता है पाई, आर इसका मतलब रेडियस का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस कितनी है, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, बस ये इसका एरिया है। तो बच्चों जब मैं ये एरिया यहाँ पुट कर दूंगा, यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, अब मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ आपको। तो जो म्यू हमारा आएगा वो आ जाएगा, ध्यान देना बच्चों, आर की लिमिट जीरो से लेके आर, थीटा की लिमिट जीरो से लेके पाई, फाई का लिमिट जीरो से लेके टू पाई, सिंपल। और जो हमारा ओमेगा अपॉन टू पाई को तो खैर कांस्टेंट रखो, टी का वैल्यू, और डी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाई विद द आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव। अब एरिया की बारी, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल है, ठीक है। तो हमारे पास हम चाहे तो रो का वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी इच्छा है, वो बाद में भी आप लोग रो का वैल्यू तो सिर्फ मैंने आपको कहा था वो तो आप पुट कर सकते हो, क्यू अपॉन उसका एरिया हो जाएगा। जैसे वहाँ सिग्मा का वैल्यू पुट कर सकते थे बट आपने नहीं किया, वो आपकी बात, बाकी करने में ये कर दो, अदरवाइज तो जो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है। ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है। और टू का हम कुछ बिगाड़ अभी फिलहाल सकते नहीं है, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा को बाहर निकाल दो, रो कांस्टेंट, रो को बाहर निकाल दो, और टू कांस्टेंट चल रहा है वो टू को बाहर निकाल दो, ठीक है। जीरो से लेके आर, अब आर का जो जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे आर ये रहा, डी आर है, आर ये रहा, तो आर की पावर फोर, डी आर तो ये हो जाएगा, थीटा की लिमिट, थीटा कहाँ है, ये रहा थीटा, और ये रहा थीटा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना, तो साइन क्यूब थीटा डी थीटा। अब फाइव का लिमिट देख लो टू पाई तक, कहाँ कहाँ है फाइव, बस ये डी फाइव पे, ये फाइव तो कहीं नहीं है। तो बच्चों साइन क्यूब थीटा का
अवकलन 4/3 होता है, ये मैंने आपको पहले भी सॉल्व करवाया बहुत सी बार। ये अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपसे कहा था साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, फिर इसको साइन थीटा डी थीटा लिख दो। फिर याद आ रहा हो तो मैंने साइन स्क्वायर को मैंने कहा था 1 - कोस स्क्वायर लिख देना। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा था कोस थीटा को टी मान लेना। फिर उसके बाद में माइनस साइन थीटा डी थीटा को डी टी मान लेना। फिर लिमिट्स पुट कर देना। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 - टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, और 1 - टी स्क्वायर का हो जाएगा t - टी क्यूब/3। ठीक है, और 0 से लेके पाई, और लिमिट में भी कोई चेंज नहीं करना हो तो फिर टी को वापस से कोस में कन्वर्ट कर देना। तो टी को कोस में कन्वर्ट करते हो जाएगा कोस थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा/3। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4/3 इसका आंसर आता है। ये बहुत फेमस इंटीग्रेशन है। तो ये इंटीग्रेशन रख दो तो ये हमारे पास ये तो आ ही जाएगा। इसके अलावा r⁵ ये भी आ जाएगा। इसके अलावा ये हो जाएगा 4/3, और इसके अलावा ये हो जाएगा 2π। जरा एडजस्ट करो, 2 से 2 गया, पाई को मत छेड़ो। 4 ये रहा, 4/15, 4/15 तो ऐसे आ जाएगा। 4/15 तो ये वैसे ही हो जाएगा, 4/15 तो ये हो जाएगा 4/15। ठीक है, इसके अलावा ओमेगा है, रो है, और r⁵ है। दैट्स इट। अब आप चाहो तो रो का वैल्यू ये पुट कर देना जो ये लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं रखोगे तब भी आपकी इच्छा। बाकी तो ये आंसर आ चुका है म्यू का। बड़ा आसान है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, बड़ा इजी है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, एन इंसुलेटिंग रॉड ऑफ लेंथ L, मेरे पेन भी काम नहीं करता। एन इंसुलेटिंग तुम लोग ये पढ़ते तो हो ना डेली, डिवीजन बहुत जरूरी है इन चीज़ों का, क्योंकि मैं पढ़ा बहुत सारा रहा हूँ आपको, बहुत सारा इन द सेंस प्रैक्टिस बहुत अच्छी करा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस से ही परफेक्ट हो गए तुम लोग। तो डेली प्रैक्टिस करने के लिए 2 बार इनको पढ़ा करो सवालों को, मन से किया करो सोल्व। ऑफ लेंथ L carries a charge Q carries a charge Q distributed uniformly distributed यूनिफॉर्मली। मान लो वो चार्ज जो है ना यूनिफॉर्मली रोड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब वो रोड तो रोड ही है, खैर उस पर तो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सीधी होती है रोड तो मासूम होती है। द रोड इज पाइवोटेड मतलब लटकाई हुई है। द रोड इज pivoted at one end मतलब एक हिस्से से लटका रखा है उसको। at one end with a frequency f about and rotate with a frequency f about perpendicular axis। समझाते हैं आपको, रुको। अरे कुछ नहीं कर रहा यार, ये एक्सिस जा रही है, ये रोड है, ये ऐसी लटकाई हुई है, परपेंडिकुलर एक्सिस ये वाली है, ये रोड लटका रखी है। अब ये घूम रही है इस एक्सिस के आसपास, और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ है। घूमने की फ्रिक्वेंसी कितनी है, एफ, और कुछ नहीं है।
फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, फाइंड द magnetic dipole moment of the system. समझते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। मान लेते हैं ये एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस, जिससे रोड को हमने बांधा हुआ है, ये रोड है, ये वन डायमेंशन स्ट्रक्चर है। पहला एग्जाम्पल था 2D का, दूसरा एग्जाम्पल था 3D का, अब ये तीसरा एग्जाम्पल है वन डायमेंशन का। वन डायमेंशन में चार्ज को हम एक साथ नहीं मानेंगे, वही एक स्ट्रिप काट लेंगे और ये जो स्ट्रिप होगी वो dx लेंथ की होगी। ये रोड की कंप्लीट लेंथ कितनी है, कैपिटल L है, और ये स्ट्रिप मैंने उसकी रोटेशनल एक्सिस से x डिस्टेंस पर काटी हुई है, जहाँ से रोटेट करा ना उससे x डिस्टेंस पर। वही सेम सवाल है, वही dq निकालेंगे, लेमडा dx करके निकल जाएगा, हमेशा की तरह वही उसका चार्ज हो जाएगा, di हो जाएगा dq बाई टी। तो आपका चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा dx अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा, वही आपको निकालना है जो हमेशा निकालते हो, डी म्यू निकालना है, जो हो जाएगा डी आई मल्टीप्लाई विद द एरिया। अब जितने एरिया में वो रोड घूम रही है, ऐसे गोल गोल घूमेगी ना वो, तो ये चार्ज एक्स डिस्टेंस में घूमेगा, ये चार्ज अब वो उस अकॉर्डिंग उसका एरिया कवर हो जाएगा ना। तो हम लोग तो ये मान लेंगे डी आई जो है वेरी करेगा, तो 0 से लेके एल तक ये वेरी करेगा, आपका एक्स वेरी करना है ना, तो लेमडा मल्टीप्लाई विद द डी एक्स, और फ्रिक्वेंसी इसकी कितनी है, एफ है ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम लोग, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ रख सकते हो आप। तो 2 पाई एफ रखते हैं हमारे पास लेमडा डी एक्स मल्टीप्लाई विद द एफ, ये आपका करंट का वैल्यू हो गया, और जितना वो एरिया कवर कर रहा है वो जाएगा एल मल्टीप्लाई विद द एक्स। वो रोड जितना एरिया कवर करेगी वो इतना तो कवर करेगी एरिया, बस x मल्टीप्लाई विद द डी एक्स, इसका डिफरेंस इंटीग्रेट हो जाएगा, बाकी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, f बाहर आ जाएगा, और l बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एल स्क्वायर बाई टू, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई टू होता है तो लिमिट लगाने के बाद में एल स्क्वायर बाई टू। अब उसने आपको क्या यहाँ पर लेमडा दे रखा है, क्या पूरे क्वेश्चन में नहीं दे रखा, उसने आपको क्या दे रखा है, क्यू, तो अब अपने आंसर को क्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, यही होता है लेमडा का फॉर्मूला। तो हमारे पास में एफ एल तो है ही सही, चार्ज अपॉन लेंथ और आ जाएगा, बाकी एल स्क्वायर बाई टू ऑलरेडी चल रहा है, एल से एल कट जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चार्ज एफ एल स्क्वायर बाई टू, दैट्स इट, दैट्स। तो ऐसे कोई बड़े सवाल नहीं होते, मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालने को आ जाए ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए सेम तरह का स्ट्रक्चर रिपीट करना है जैसे हम इलेक्ट्रोस्टेट में किया करते थे, ठीक वैसे ही सवाल होता है, ठीक वैसे ही, सबके करने के तरीके लगभग लगभग सेम है, ऐसा कोई खास मेथड नहीं है इसको करने का जो आपको दिक्कत आए कि भैया ये तो बहुत ही अलग तरीका है करने का, है ना। तो सिंपल इजी गोइंग वे में सवाल हो जाता है, बहुत आसानी से सवाल होता है। चलिए अब अगर एक लास्ट चीज और है टॉर्क करके, तो मैं आपको टॉर्क जो है थोड़ा सा समझाता हूँ, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क को वैसे तो हिंदी में बोलते हैं बलागुण है, और टॉर्क आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर भी पढ़ रखा है, वैसे कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, बस एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है। तो टॉर्क के बारे में एक चीज लिख लो, आखिर टॉर्क होता क्या है, बलागुण बोलते हैं इसको। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से म्यू क्रॉस बी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया बेटा, अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रोस्टेट में टॉर्क का फॉर्मूला होता है डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यहीं से ये फॉर्मूला निकला है। जो फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टेट में था डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही फॉर्मूला सेम मैग्नेटिक फील्ड में बनेगा, मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाई विद द मैग्नेटिक फील्ड, सेम।
बहुत इजी हुई। समझ में आएगी बात, आसानी से हो जाएगा ये। तो इस तरीके से निकलता है, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं इसके अंदर, यही था जो था। तो इसी के साथ मैग्नेटिक वाला चैप्टर हम खत्म करते हैं। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले लेक्चर सीरीज में, ठीक है ना, जिसका बेसिक नाम होगा इंडक्शन। तो थोड़ा सा वो मैग्नेटिक इंडक्शन चलेगा आपका, ठीक है, वो लंबा चलेगा, मतलब अभी 52 होगी ना क्लास, 53 54 55, हाँ 3 क्लास तो ले लेगा वो, तब जाके वो खत्म होगा। और फिर आपका मैग्नेटोस्टेट तब जाके खत्म होगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, बाय बाय।